हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 40 में से 40 क्वेश्चंस जो कि आपको बीएड और डीएड साथ ही साथ डीएलएड में पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये लगातार 2 से 3 वर्षों में पूछा जा चुका है और इसमें जो 40 क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप 40 के 40 क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं। कि जैसे जब ठोस से द्रव अवस्था में कोई भी चीज़ परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ठोस दिख रहा होगा और ये आपको द्रव दिख रहा होगा, ये आपको गैस दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्रम हमने ऐसा जमाया है कि चीज़ें वही प्राप्त होंगी। जैसे आप तीर को देखिएगा कि ये जो ठोस है, ठोस से ये तीर इधर गया यानी कि क्या बन गया, द्रव, यानी ठोस से द्रव बन सकता है। ठीक है, और द्रव जम करके क्या बन सकता है, वापस ठोस बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तीर हैं वो गैस के लिए हैं। किसके लिए हैं, गैस के लिए। और ये जो गैस हैं, गैस से द्रव बनाया जा सकता है और द्रव से भी वापस क्या बनाया जा सकता है, गैस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके अलग अलग देखिए नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब ठोस से द्रव बनते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, संगलन बोला जाता है। ठीक है, ठोस से द्रव का बनना संगलन बोला जाता है और द्रव से ठोस का बनना क्या बोला जाता है, जमना। ठीक है, और द्रव से गैस का बनना क्या क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। उसी प्रकार आपको गैस से द्रव क्या बनना क्या कहलाएगा, संघनन। ठीक है, उसके बाद गैस और ठोस की जब बात करेंगे तो ये गैस से ठोस का बनना कहलाता है निक्षेपण और ठोस से गैस का बनना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी, संगलन, क्योंकि ठोस से द्रव अवस्था में ये परिवर्तन हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। तो अधिक काम कौन कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, ये अधिक काम करेगा क्या, नहीं। बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, उसके साथ साथ एक उठाया हुआ हथौड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक काम कौन करता है, बंदूक की एक चलती हुई गोली। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो आवश्यकता होती है विकल्प के न्यूटन की गति का तीसरा नियम जैसे लागू होगा तो देखेंगे कि बंदूक की निकली हुई गोली को अधिक दूर विस्थापित करता है। ठीक है, अतः जो बंदूक है इससे निकली हुई गोली क्या करेंगी, अधिक कार्य करेंगी। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन के लिए देखेंगे, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परिसर एनएम में क्या है। ठीक है, जब दृश्य प्रकाश की जब बात करते हैं तो इसके तरंगदैर्घ्य का परिसर क्या होगा, 200 से 400, 400 से 700, 700 से 900 और 300 से 600। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 400 से 700। क्यों होगा कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णक का वह भाग है जो मानव आंखों को दिखाई देता है। लगभग 400 से 700 एनएम के बीच इस दृश्य वर्णक्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी आवृत्ति का सबसे कम होती है। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 से 700। अब अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एलपीजी से गंध आती है क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है, एलपीजी से गंध आती है क्योंकि इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिल मर्केप्टेन एंड साइनाइड। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, तब जाके जो एलपीजी होते हैं उससे क्या होते हैं, गंध आते हैं। एलपीजी सिलेंडर से एथिल मर्केप्टेन रिसाव के कारण बदबू आती है। एलपीजी गैस मूल रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन है, यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन होती है। एक रिसाव होने पर आप जो गंध देखते हैं वह वास्तव में एक बिल्कुल अलग एक एजेंट की बदबू है जिसे क्या बोला जाता है, एथिल मर्केप्टेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, एथिल मर्केप्टेन। अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु सोना, लोहा, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे तांबा और चांदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तांबा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तांबा। तांबा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मानव के सबसे पहले
प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? तो वो थी तांबा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं कि कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, जब कमरे का तापमान निकाला जाता है तो उसमें कितने द्रव तत्व अवस्था में मिलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा? 2। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। दो तत्व अवस्था, जो दो तत्व हैं वो द्रव अवस्था में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों है? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, उसका क्या आंसर हो जाएगा? कागज का जलना, अलमीरा में जंग लगना। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे जल में नमक का घुलना, मोमबत्ती का जलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, निम्नलिखित एक भौतिक से रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक से रासायनिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती का जलना एक भौतिक से रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती के जमने में मोम का पिघलना एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया का एक रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पसीने में क्या होता है। तो पसीने में शुद्ध जल, जल लवण और अपशिष्ट पदार्थ, बैरिक अम्ल और शुद्ध लवण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर, जल लवण और अपशिष्ट द्रव होते हैं पसीने में। जल लवण और अपशिष्ट द्रव आपको देखने को मिलते हैं। जो 9 है, खाली स्थान, ये किसके कारण सूर्य और तारे चमकते हो आपको दिखाई देते हैं? किसके कारण सूर्य और तारे आपको चमकती हुई दिखाई देते हैं? किसके कारण? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, प्लाज्मा और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण जो सूर्य और तारे रहते हैं वो लोग क्या होते हैं? आपको चमकती हुई दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? विक्रम साराभाई, सत्येंद्र बोस, सीवी रमन और होमी भाभा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो दोस्तों क्या हो जाता है? सत्येंद्र बोस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र बोस ने पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना किए थे। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग क्या नहीं है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों तो है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन, जल। तो जो प्रकाश संश्लेषण की बात आएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का कोई भी अनिवार्य भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी जो तंत्र है उसका कौन सा हिस्सा नहीं है? पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस और अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? लार ग्रंथि, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन है? लार ग्रंथि। अगला हम लोग देखते हैं पित्त रस किसमें बनता है? पित्त रस किसमें बनता है? तो पित्त रस वृक्क, लार ग्रंथि, यकृत, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे फेफड़ा। तो इसमें कह रहा है कि पित्त रस किसमें बनता है, तो ये आपको करेक्ट आंसर देना है। तो पित्त कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो पित्त निकलता है यकृत से, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यकृत। इसका करेक्ट आंसर यकृत आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, उसमें कहाँ किसमें पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उभयचर और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप और स्तनधारी, मछली और पक्षी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण पथ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि खाली स्थान खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो जो खांसी और छींक है, ये जो अनैच्छिक गतिविधि है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो मेड्यूला कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेड्यूला करता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कम से कम 1 से 2 बार आप उसको रिपीट करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल होगा? जो जिससे राइबोसोम से वो चीज़ें बनते हो। तो राइबोसोम से क्या बनता है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या बनता है? प्रोटीन। तो राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, इसीलिए उसका संश्लेषण भी होता है। इसके लिए
इसके इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन संश्लेषण, ये सब के सब राइबोसोम से कोई रिलेशन नहीं है। अगला, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस तरीके से तरंगे होते हैं दोस्तों, तो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। जो तरंगे होते हैं प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गतिमान बस एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगाता है। ठीक है, अब बस अचानक रुक जाती है, क्या करती है, जो गतिमान बस एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगाती है और बस रुक जाती है। इस व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम, तृतीय नियम, संवेग का नियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर अब होगा दोस्तों क्या होगा, ए नंबर, न्यूटन के पहले नियम। न्यूटन के पहले नियम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अचानक से कोई वस्तु आती है और सडनली क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आहार नली की जब बात करती हैं तो अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, क्या अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पित्त रस और अग्नाशयी, क्योंकि यकृत ही पाचन में मदद करता है, इसीलिए पित्त रस और अग्नाशयी रस इसका मेन आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के परिवर्तित करते हैं। ठीक है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर उसको भोजन के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। चलिए ये तो सही लग रहा है। उसके बाद पादपों में ही पर्णहरिम होता है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है भाई, पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, बाकी सब यहाँ क्या है, रॉन्ग है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब अगला देखेंगे तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होती है, तो गलफड़े ऑक्टोपस में गलफड़े होती हैं, स्क्विड्स में होते हैं, क्लाउन फिश में होते हैं, वेल में नहीं होते हैं दोस्तों, गलफड़े वेल में नहीं पाए जाते हैं। अब इसका जो देखिए, विभिन्न पशुओं के श्वसन अंग के बारे में जब हम लोग देखेंगे कि किस में क्या पाया जाता है, तो ये चीज़ें आप सारणी को याद करके ही रखिएगा। केचुआ में क्या पाया जाता है, केवल त्वचा ही त्वचा पाया जाता है। ठीक है, वेल में क्या पाए जाते हैं, फेफड़े। ठीक है, फेफड़े पाए जाते हैं, गलफड़ नहीं पाए जाते हैं। और मकड़ी और बिच्छू की बात करेंगे तो उसमें क्या पाए जाएंगे, फुफ्फुस। ठीक है, और कॉकरोच में क्या पाए जाएंगे, श्वास नली। इसके साथ साथ टैडपोल मछली, झींगा में क्या पाए जाएंगे, गलफड़े। ठीक है, मेंढक में क्या पाए जाएंगे, त्वचा, फेफड़ा और मुख गुहा पाया जाएगा। उभयचर स्तनधारी और पक्षी में क्या पाए जाएंगे, फेफड़े पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेती है, तो सांप तो नहीं होगा, सांप त्वचा से सांस नहीं लेता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा केचुआ, बंदर भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता को प्रदर्शित करता है, समानता को दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से एक रक्त स्कंदन में सहायता है। देखिए, रक्त स्कंदन का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमना रक्त स्कंदन कहलाता है। तो विटामिन ए का काम कुछ और है, विटामिन डी का काम कुछ और है। विटामिन के क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो विटामिन्स है, विटामिन्स को किस तरीके से याद करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन्स को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, ट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक्स जिसको देखने के साथ आसान तरीके से आपको विटामिन्स का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है, रथ एक टाफ़ी। रथ एक टाफ़ी, ये आपका जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ये सब आपको बता देगा कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए
विटामिन ए र है, र से क्या हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है। उसके बाद थ है, थ से हो जाएगा थायमिन। विटामिन ए और विटामिन बी का आपको याद हो गया होगा अब तक। विटामिन ए का क्या है रेटिनॉल और विटामिन बी का क्या है थायमिन, जिसको बोलते हैं रथ, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं एक। एक का मतलब क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो सी विटामिन सी से जुड़ी हुई है। अब ये जो क है, क का मतलब होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। क का मतलब कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी से रिलेशन रखता है। अब बात करते हैं टॉफ़ी। रथ एक हो गया। अब टॉफ़ी की बात करेंगे तो टॉफ़ी का टी से टोकोफेरोल और फ से फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी विटामिन दिए गए थे ए बी सी डी, उन सब के सब नाम आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में तो गुरुत्वाकर्षण होंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा पर भी गुरुत्वाकर्षण है, समुद्र की सतह पर भी गुरुत्वाकर्षण, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर है क्या? नहीं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, ठीक है। अब आंसू की बात करते हैं तो आंसुओं में आपको कौन सा पदार्थ देखने को मिलेंगे दोस्तों? तो आंसुओं में आपको देखने को मिलेंगे नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। अब समुद्र तो देखने को नहीं मिलेंगे, ग्लूकोज भी देखने को नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ स्टार्च भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? आंसू में सामान्य नमक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सामान्य नमक आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे कि जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, इसके साथ साथ उपर्युक्त सभी कारणों से ये जो जंग लगती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों डी नंबर होगा। सारे के सारे कारणों से जंग यहाँ पर लग सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी इंसुलिन की खोज? तो इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने की थी। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 28वां का। 29वां का वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो जो वनस्पति तेल है उसको घी में परिवर्तित किया जाता है उसमें उपचार से, इसके साथ साथ दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। बी नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु की जब बात करते हैं तो जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? जो ईंधन गैस है वो कौन सी ईंधन गैस नहीं है? भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस। तो यहाँ देखिए लाफिंग गैस, हास गैस जो बोलते हैं वो क्या है? ईंधन गैस नहीं है। जो लाफिंग गैस है वो ईंधन गैस नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है। जब प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा कब? जब वो ऑक्सीजन में जलेगा, ठीक है। कौन सा तत्व बनाएगा? फास्फोरस, सोडियम, लोहा तथा गंधक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी नंबर सोडियम। सोडियम ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में वो जलता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फेदम है। फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे होते हैं, एक बर्तन को कहते हैं फेदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तीनों में से तो किसी को नहीं कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों एक माप है। फेदम क्या है? एक माप है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेदम, ठीक है। रिसर्च स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो जो रिसर्च स्केल है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र तल की गहराई, शरीर का तापमान, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या होगा? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिचर स्केल का यूज़ किया जाता है भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन्स है, न्यूटन्स है, इसके साथ साथ अल्फ्रेड नोबल है, इसके साथ साथ मेडल क्यूरी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायनामाइट के आविष्कार की जब बात आएंगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबल। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अल्फ्रेड नोबल। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाएगा दोस्तों? सोडियम कार्बोनाइट से नहीं, जिप्सम से, हाँ जिप्सम से, यूरिया से नहीं, कार्बन से नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम से। आप लोग 12th 11th में पढ़े होंगे कि जिप्सम का ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, जो कैसे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होगा? जिप्सम से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का यूज़ हो रहा है? एक्स किरणें, लेज़र किरणें, इसके साथ साथ दिया है गामा किरणें, कैथोड किरणें। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लेज़र किरणें। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए लेज़र किरणें पर नवीनतम अनुसंधान किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? रडार में किस तरीके से तरंग होती हैं? कौन सी तरंग होती हैं? तो रडार जो है उसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंग देखने को मिलेंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको रडार में देखने को मिलेंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? सूर्य की रोशनी को नीली होती जाती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? बी नंबर, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अंतिम क्वेश्चन जो है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच होता है उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है? पहले कम और फिर उसको क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। कि तेज गति से कोई अगर वाहन हमारे सामने आता है, हमारे पीछे आता है, हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या हो जाता है? अधिक सुनाई देता है। तो ये था दोस्तों 40 के 40 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यूज़फुल लगे होंगे और एग्ज़ाम में इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। तो रट कर, पूरा का पूरा रट कर जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा, क्योंकि अभी जितने दिन भी बचे हैं 5-6 दिन 7 दिन डीएलएड का पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्ज़ाम के, तो उनका पूरा प्रिपरेशन इसमें होने वाला है। ठीक है दोस्तों।